हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 7 साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका एक छोटा सा समरी निकालेंगे जिससे हमें पूरा का पूरा चैप्टर शॉर्ट और आसानी से समझने में हेल्प होगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उसमें जड़ और जीव ये दोनों टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हिल डुल सकते हैं, सांस लेते हैं, इन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो जड़ चीज़ें हैं यानी कि जो हिल डुल नहीं सकते हैं उन चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो आज हम लिविंग थिंग्स में ही जैसे कि प्लांट्स का स्पेशली हम प्लांट्स के बारे में, उनके न्यूट्रिशन के बारे में, हम उनके खाना बनाने के प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूट्रिएंट्स से। अब न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है पहले हम ये समझेंगे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारे पास एनर्जी नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। यहाँ पर दिया गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। द फूड गिव्स एनर्जी टू the organisms of growth and maintenance of the body functions. Carbohydrate, proteins, fats, vitamin and minerals are the component of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल ये सब फूड्स के कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं सब को यही सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती है तो उस चीज़ की हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और मतलब कमी हो जाती है और हम वीक हो जाते हैं। ठीक है, हमारी जो ज़रूरत है, जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो हमें मिलती नहीं है और इसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर पता लगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जो खाने में हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब को मिला के इन सब को ही हम न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, इन्हीं सब को। इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। Carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. इसे हम nutrients कहते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स ये सब को ही हम nutrients कहते हैं। अब न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स का पता लग गया हमें। न्यूट्रिएंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, बॉडी अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बॉडी फंक्शंस के और एनर्जी के लिए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके हमारे खाने से इसको अच्छे से, मतलब कहाँ हमें किस चीज़ की किस अमाउंट में ज़रूरत है वहाँ इसको हम
मतलब यूज़ करने के लिए तो अब न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस taking food by an organism and its utilization by the body. Green plants prepare their own food while humans and animals are directly or indirectly dependent on plants for their food. अब हम न्यूट्रिशन क्या होता है कि न्यूट्रिशन ऐसा होता है जो हम खाना खाते हैं उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि हम जब खाना खाते हैं हमारे मील में क्या क्या होता है, हम थोड़ा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर वगैरह ये सब हम कंज्यूम करते हैं। तो बॉडी अच्छे से इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करके, मतलब जहाँ हमको प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोटीन, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है या फिर दोनों चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ उसी मतलब उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के वो वहाँ भेजते हैं। तो यही हो गया कि न्यूट्रिशन अब हो गया, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब खाना जब हम खाते हैं, खाने को किस तरह उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करके उसको अच्छे से, मतलब कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ पे उसको समझ के वहाँ पर भेजना न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे अब और बताया गया कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड वाइल ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब जो प्लांट्स हैं ग्रीन कलर की या फिर प्लांट्स, ठीक है, वो सब प्लांट्स क्या होता है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस जैसे है कि एनिमल्स में कि वो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। क्योंकि देखिए अब क्या होता है कि हम जो है हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें हम डायरेक्टली हम प्लांट से हमें मिलते हैं। ये हो गया हम डायरेक्टली जो कंज्यूम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सोर्स हो गया, हमसे मतलब प्लांट से हमें डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है। जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एनिमल्स को खाते हैं। तो जो अभी बकरियां हो गई, हिरन हो गए या फिर जो भी घास फूस खाने वाले एनिमल्स हो गए, उन्हें हार्बीवोरस जो है मतलब नॉन वेज खाने वाले एनिमल्स वो उन्हें खाते हैं। तो जो बकरियां हो गई वो घास खाती है, वो घास के ऊपर वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो नॉन वेज वाला एनिमल है वो उस बकरी को खाता है। तो इनडायरेक्टली वो भी घास पे ही डिपेंडेंट हो गया, मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि वो भी घास खा के बकरी ज़िंदा है और फिर बकरी को वो खाएगा। वो लायन या टाइगर बोल लो, जो भी नॉन वेज खाने वाला एनिमल हो, तो वो मीट पे डिपेंडेंट है। तो जो मीट वो वाला एनिमल भी होगा तो वो घास खा के अगर ज़िंदा रहेगा तभी वो ये वाला जो टाइगर या लायंस है ये उन्हें खा सकेंगे। तो यही हो गया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है। तो अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अ different mode of nutrition, organism are categorized in two major types। अब मतलब डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम उसमें भी दो कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का क्या होता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है कि नॉर्मली सिंपल चीज़ें यूज़ करके, मतलब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं।
जैसे कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जो ऑटोट्रॉप्स मतलब ही होता है कि वो खुद अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे दिया गया है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स डू नॉट contain chlorophyll and are dependent on plants of their food in ready-made form। अब क्या होता है कि जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। तो इन्हें क्या कहते हैं, हीटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। Those organisms which cannot prepare their food and take food from green plants or animals are called heterotrophs, and the mode of nutrition is called heterotrophic nutrition। तो हम जो ऑर्गेनिज्म खुद अपना खाना नहीं बना सकता है और दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसे हम हीटोट्रॉफ्स कहते हैं, और वो उस प्रोसेस को हम हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब सबको पता होगा कि प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये तो सबको पता होगा, लेकिन इसे हम अभी डिटेल में जानेंगे क्या क्या होता है। फूड मेकिंग प्रोसेस इज़ द प्लांट्स the process by which autotrophic green plants make their own food from simple inorganic substances in the presence of sunlight, and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis। अब यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन हो गया, मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहे तो ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, अभी इसके लिए हमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें सनलाइट की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाना बनाने का जो ये प्रोसेस है वो दिन में ही होता है, दिन में ही हो सकता है, वो भी सनलाइट के साथ ही ये हो सकता है। और इसमें सनलाइट को कैप्चर करने के लिए इसमें हेल्प करता है कौन, एक जो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ऐसी चीज़ है, एक ग्रीन पिगमेंट है, जो कि लीव्स को ग्रीन कलर रखने के लिए, मतलब ग्रीन कलर देता है वो क्लोरोफिल। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स। ये बस ये ग्रीन लीफ में ही इसका फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि ग्रीन पार्ट में ही और लीव्स में ही खाना मतलब बनाया जा सकता है प्लांट्स के। देयरफॉर लीव्स आर रेफर्ड टू एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इसीलिए लीव्स को यानी कि पत्तों को पेड़ों का फूड फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है ऐसा कहा जाता है। The photosynthesis process can occur in other green part of the plant like stem, but is not enough of meeting all the needs of the plant। मतलब यहाँ पे बताया गया कि अदर ग्रीन पार्ट जो होता है, स्टेम्स हो गया, और मतलब ग्रीन कलर का जो अदर पार्ट है उसमें भी हो सकता है, लेकिन इनफ अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंसेस चाहिए वो वहाँ पे मिलता नहीं है, इसीलिए वो लीव्स में ही होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का ज़्यादातर पत्ते ग्रीन ही होते हैं, तो उसमें होता है। तो अब हम यहाँ पे हमने पढ़ा था क्लोरोफिल के बारे में, और हम यहाँ पे तो ये क्लोरोफिल के बारे में अब हम यहाँ जानेंगे, ये एक्चुअली में ये है क्या। स्टोमाटा ऑन लीव्स एंड
द क्लोरोफिल। अब स्टोमाटा एंड क्लोरोफिल के बारे में जान, पहले हम यहाँ पे स्टोमाटा के बारे में जानते हैं। स्टोमाटा अगर है क्या, ये चीज़ क्या है? देयर आर टाइनी होल्स or pores present on the surface of leaves called stomata that take in the carbon dioxide present in the atmosphere. अब ये स्टोमाटा क्या होता है कि ये एक पत्ते में एक छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो वो जो एनवायरनमेंट में होता है, एयर में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको एटमॉस्फेयर से खींचने का काम करता है वो स्टोमाटा। तो अब हम इसका डेफिनेशन अगर लिखने जाएं तो हमें लिखना पड़ेगा देयर आर टाइनी होल्स और पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये हो गया इसका एक डेफिनेशन। यहाँ पे पहले ही मैंने दिया गया है, आप यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से लिख सकते हैं। अभी हम और दूसरे सब्सटेंस यानी कि क्लोरोफिल के बारे में जानेंगे। इस सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। इट इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट। द क्लोरोफिल नॉट ओनली प्रोवाइड्स ग्रीन कलर द लीव्स बट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्या है कि एक ऐसी चीज़ है, एक क्लोरोफिल जो पत्तों में रहता है, पेड़ के पत्तों में रहता है। और ये बस एक ग्रीन कलर ही नहीं, एक ग्रीन पिगमेंट ही नहीं, ये और भी मतलब कलर ही प्रोवाइड नहीं करता। ये पत्तों को मतलब हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में। ये प्रोसेस को करने में भी ये हेल्प करता है। कैसे? अब कैसे करता है ये हेल्प? क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एंड along with other raw materials prepare the food in the leaves। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है कि वो सनलाइट को भी कैप्चर करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और उसका पावर लेता है। और बाकी के जो रॉ मटेरियल्स होता है, जैसे कि मान लो आप वाटर हो गया और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब वो मतलब लेते हैं, इसमें भी वे हेल्प करते हैं। तो क्या हो गया? अब स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। और ये हेल्प करता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड को खींचने में, और ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करता है। ठीक है। तो और क्लोरोफिल ऐसा एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो कि हमें पत्तों का ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी वो हेल्प करता है। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, आप लोग चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाई is called the ultimate source of energy for all living organism। सन क्यों अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए? वी नो दैट द प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड। द herbivorous एनिमल डिपेंड upon the plants for their food। Animals that do not eat plants depend upon the herbivorous animals. Therefore, all of the living organisms directly or indirectly receive their energy from the sun। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें पता है कि फूड कैसे बनता है, प्लांट्स कैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। हार्बिवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। और जो भी एनिमल्स हैं जो मतलब प्लांट्स नहीं खाते हैं, वो भी जो एनिमल्स है जो
मतलब कार्निवरस, सॉरी मैं हार्बीवरस बोले जा रही हूँ बार बार। कार्निवरस जो एनिमल्स हैं वो पत्तों पेड़ पौधे खाते नहीं है, ठीक है। वो मतलब वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो सन की एनर्जी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं एक तरह से। जैसे कि अगर पेड़ खाना बनाएगा सन की एनर्जी यूज़ करके, तो वो हार्बीवरस खाएंगे। और हार्बीवरस क्या वो लोग खाते हैं, तो कार्निवरस एनिमल्स भी हार्बीवरस को खाएंगे। तो ऐसे ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सन का एनर्जी यूज़ हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन प्लांट्स जो है, green plants possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of sunlight। अब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो ग्रीन वो क्या करते हैं कि सनलाइट को वो कैप्चर करते हैं। दिस लाइट एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड। और ये वो क्या करता है, कैप्चर करके वो लाइट यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। जैसे कि during the process oxygen is also released। Photosynthesis is the unique process in which energy is captured by the leaves and stored in the plants in the form of food। अब क्या होता है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस इतना यूनिक एक प्रोसेस है जिससे बोलते हैं कि लीव्स अपना एनर्जी और वो प्लांट्स ना उनमें खाना स्टोर करके रख देते हैं, वो खाना सोर्स करते हैं। दिस द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे प्रूव होता है कि अगर मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उन्हें सन की एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मतलब एक तरह से डिपेंडेंट तो होते ही हैं। मतलब सन के ऊपर हम सब डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर सन नहीं होता है तो हमारे मतलब हमारी हम जी ही नहीं सकते, ठीक है। हमारा लाइफ ही मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा। सन और मून ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और सन की इतनी ज़रूरत है क्योंकि सन अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। तो अब हम जानेंगे फोटोसिंथेसिस इन लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स। अब हमें पता लग गया कि ग्रीन कलर का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसी ग्रीन कलर की वजह से हम सनलाइट कैप्चर कर पाते हैं। तो अब जो ग्रीन कलर के पत्तों वाला पेड़ नहीं होता है उसमें कैसे खाना बनाने का वो प्रोसेस होगा, या उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तब हम यहाँ पे जानेंगे। इन ग्रीन प्लांट्स क्लोरोफिल absorb light energy from the sun to perform photosynthesis। Besides some green color plants like croton, maple, ये सब क्या होता है कि have leaves that are red, brown, violet color, मतलब वेरीग्रेटेड कलर होते हैं। जो अभी ग्रीन प्लांट के पास तो क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर ग्रीन कलर का लीफ नहीं है, ग्रीन कलर के प्लांट्स नहीं है, वो जैसे कि क्रोटन हो गया, इन सब के मतलब लीव्स के कलर अलग अलग होते हैं। तो ये कैसे खाना बनाते हैं अभी, ये इसका फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ये यहाँ पे दिया गया है। दिस कलर आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड मास्क द ग्रीन कलर ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स। दस दीज लीव्स ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सिंथेसाइज स्टार्च इन देम। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर इनका मतलब ग्रीन कलर को मास्क कर देते हैं ये, और इनको ग्रीन कलर क्लोरोफिल यहाँ पे ढक देते हैं, और ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि
यहाँ पे स्टार्च होता है। इसमें भी जो अभी यहाँ पे बताया गया है कि ये रेड वायलेट अलग अलग वेरीगेटेड कलर वाले जो पेड़ होते हैं, इनमें भी ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है यहाँ पे, लेकिन इनका वो वेरीगेटेड जो कलर है तो वो ग्रीन पिगमेंट को ढक देते हैं, इसे मास्क कर देते हैं, तो इसलिए हम उसे देख नहीं पाते हैं। मतलब उसे हम कलर अलग कलर का दिखता है, लेकिन यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे प्रोसेस होता है। और स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, मैं बता देती हूँ यहीं पे। अब अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि देयर आर सम प्लांट्स विदाउट विच do not contain chlorophyll in them and thus cannot prepare their own food. These plants obtain their food from other plants or animal. Example, they are heterotrophic in nature. बोलेंगे यहाँ पे बोल रहा है, ये सेंटेंस यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि जो प्लांट्स के पास वो क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकते और ये प्लांट दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और ये प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉपिक यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं ये लोग। अभी इनमें से एक प्लांट इनमें से एक हेटरोट्रॉपिक मोड है पैरासाइट प्लांट्स। पैरासाइट प्लांट्स अब क्या होता है? A parasite plant is one that lies inside or outside the other organism and derive their food from them. The plants which obtain their food from other organism is called parasite and the living organism from whose body food is obtained is called host. Example, Amarbel and Cascata. It takes ready-made fruit from host through a special type of roots called sucking roots, which penetrate into host plant and suck food from the host. अब क्या होता है कि ये पैरासाइट प्लांट जो होते हैं ये बेल जैसे होते हैं, ठीक है। ये मतलब दूसरे प्लांट्स या पेड़ के ऊपर ये मतलब लगे हुए होते हैं, जैसे कि क्लाइम कर किए होते हुए। और तो ये खुद का खाना तो बना नहीं सकते, तो जो जिस पेड़ के ऊपर इन्होंने क्लाइम किया होता है, मतलब बेल लगा होता है बेल, तो उससे क्या बोलते हैं, उससे वो दूसरे वाले जिस पे लगा हुआ होता है वो बेल, उसे होस्ट कहते हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो बेल है, जैसे अमर बेल यहाँ पे दिया होता है, अमर बेल को हम अमरलता भी कहते हैं। इससे ये अमरलता जो है ये पूरा का पूरा होस्ट से ही ये खाना मतलब लेता है, उसका ही एनर्जी लेता है। जो वो खाना बनाता है, प्रोसेस करता है, तो उसके ऊपर ही ये डिपेंडेंट होता है। तो इससे ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स होता है ये। अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है इंसेक्ट खाने वाला जो होता है, इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट which can trap insects and digest them for their nutrition. These plants are green in color but lack nitrogen elements. To overcome this problem, these plants eat insects. Hence, they are called insectivorous plants or carnivorous plants. अब क्या होता है कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई प्लांट्स हैं जो कि
इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को ट्रैप करके अपने अंदर लेते हैं, फंसाते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। और ये क्यों करते हैं, लेकिन इनका कलर भी ग्रीन होता है, ठीक है। लेकिन इनके पास नाइट्रोजन कम मात्रा में होने की वजह से ये प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं और अपनी जो नाइट्रोजन की कमी है ये पूरा करते हैं, और इसीलिए इन्हें इंसेक्टिवियरस प्लांट्स और कार्निवरस प्लांट्स कहते हैं। These have specialized leaves, the apex of which forms a lid that can open and close the mouth of pitcher. There are hair inside the pitcher which are used to entangle the insect. यहाँ पे कि एक मटके जैसा एक प्लांट होता है, इसका नाम एक्चुअली में मुझे यहाँ पे दिया भी गया होगा। पिक्चर प्लांट जो बोलते हैं, वो जो कैच करता है मटके के फॉर्म में एक होता है छोटी सी, उसमें क्या होता है कि अंदर की तरफ छोटे छोटे हेयर जैसे पार्टिकल्स होते हैं, और अगर उसमें एक बार इंसेक्ट चला गया तो वो हेयर पार्टिकल उससे फंसा लेते हैं और जकड़ लेते हैं, और एक ऊपर के ही एक लीफ का वो ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है और उसे ढक देते हैं, और वो उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं और खा लेते हैं। इसी तरह वो इंसेक्टिवियरस जो प्लांट है वो इंसेक्ट को खा के अपने नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं, और इन्हें कार्निवरस प्लांट्स कहते हैं। सीन दिस कैन सिंथेसाइज their own food but fulfill their nitrogen deficiency by eating insects, therefore are called as partial heterotrophs। कहते हैं कि ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से ये इंसेक्ट को खा के अपनी कमी दूर करके फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये लोग करते हैं। या इसीलिए इसको मतलब कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें पार्शियल हिटोट्रॉप्स कहा गया है। पूरा का पूरा नहीं, पार्शियल, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन कुछ कमी होने की वजह से ये लोग इंसेक्ट को खाते हैं। अभी हम यहाँ पे दिया गया सेप्रोटॉपिक प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism take their nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्लांट्स के बारे में बताया गया है, इन्हें मृतजीव भी कहा गया है हिंदी में, जो कि ये क्या करते हैं, जो डेड चीज़ें होती हैं, वो पुरानी चीज़ें, उस पर ये सब अपनी मतलब उनका खाना बनाते हैं। The mode of nutrition in which organisms take their nutrients or from dead and decaying matter is called saprotopic nutrition. Plants which use the saprotopic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi like mushroom are non-green plants that grow on dead and decaying matter or for their food. ब्रेन मोल्स, फंगी एंड येस्ट आर सेप्रोटोपिक प्लांट्स। ये क्या होता है कि ये डेड चीज़ों के ऊपर या फिर पुरानी चीज़ों के ऊपर ही इसे पाया जाता है, जैसे फंगस और मशरूम के बारे में बोला गया है। ये नॉन ग्रीन प्लांट है और ये मतलब अपना डेड चीज़ों को ही अपना मतलब डेड चीज़ों के ऊपर ही ये होते हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर ये निर्भर करते हैं, तो इसीलिए इनको सेप्रोटॉपिक प्लांट्स कहा गया है। अभी सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में हम जानेंगे। इस पे दिया गया है, समटाइम्स टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट species live together and help each other to obtain food and shelter. The association is called symbiosis.
and such plants are called symbiotic plants. The relationship which two different organisms live together and share shelter and nutrients is called symbiotic relationship. इसमें क्या होता है कि दो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अपना शेल्टर और फूड एक साथ शेयर करते हैं, तो इन्हें सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है. अब रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, इसके बारे में हम जानेंगे. यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है कि क्रॉप्स रिक्वायर्ड a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. Plants cannot use the nitrogen gas available in the atmosphere directly. The action of certain bacteria can convert this nitrogen into a form readily used by plants. Rhizobium bacteria lives in the root nodules in leguminous plants. These bacteria take nitrogen gas from the atmosphere and convert into water soluble nitrogen compounds, making it available to the leguminous plant in their growth. अब क्या होता है कि न्यूट्रिशन, जैसे हमने पढ़ा पहले कि जो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो वैसे ही प्रोटीन और फैट्स, ये सब चीज़ों से भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है. ये भी इससे भी होता है. ठीक है, तो क्या होता है कि जो अभी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लांट्स नाइट्रोजन डायरेक्ट एयर से अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है. ठीक है, गैसेस सॉल्युबल नहीं होते हैं, हम जैसे कि पता है गैस को किसी चीज़ में घोला नहीं जा सकता है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी हम नाइट्रोजन अभी कैसे प्लांट एक कंज्यूम करता है ये जानेंगे. प्लांट्स को पहले सॉइल के ज़रिए वो होता है. सॉइल में एक टाइप का बैक्टीरियाज होता है, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले वो गैस फॉर्म में वो इनहील करते हैं. ठीक है, इनहील करने के बाद वो सॉइल में वो अब्जॉर्ब कर देते हैं. वो एक सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल वो एक मिश्रण उसे बना देते हैं नाइट्रोजन को, जैसे कि मतलब सॉइल उसे अब्जॉर्ब कर पाए, वो वाटर में मिल सके. तो एक तरीके से वो लोग में वो वाटर मिक्स करके भी वो मतलब सॉइल वो अब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में ले सकता है. वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है प्लांट्स. तो ये बैक्टीरिया का काम होता है जो सॉइल में रहता है. वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं अपने में, सोक करके सॉइल में वो लोग लाते हैं, और ऐसे ही प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की कमी को वो दूर करते हैं. और इस तरह से नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के बाद नाइट्रोजन क्या होता है कि नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है क्रॉप्स को, प्रोटीन बनाने के लिए. ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, तब वो प्रोटीन बना सकते हैं. तो इसीलिए नाइट्रोजन जब वो अब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट को नाइट्रोजन जब मिलेगा तब वो प्रोटीन बना सकते हैं, और इसी प्रोटीन से वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि सेल के बारे में. अब हम यहाँ पे बाद में हम फर्दर चैप्टर्स में सेल के बारे में पढ़ भी सकते हैं, और क्लास 7 या 8 में भी अभी इससे हम विस्तार से पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि सेल क्या होता है कि सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प
make up living organisms. Hence they are also called building blocks of an organism. अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें माना गया है कि ये छोटे छोटे टाइनी यूनिट से बने हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। अब हम लोग, हमारी पूरी बॉडी हो या फिर कोई दूसरी चीज़ों की बॉडी हो, मतलब हर चीज़, हर मैटर, हर एक सब्सटेंस छोटे छोटे सेल से बना है। अभी एक हम बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स के बनते हैं, ठीक है। वो ब्लॉक्स होता है, वो ब्लॉक्स एक एक रख के पूरा जैसा बिल्डिंग बनता है, वैसे ही सेल्स होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे ही सेल से, इस सेल से बनते हैं। तो सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प टू मेक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस सेल के मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि ए थिन आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल एक मान लीजिए एक शेप है जिसमें एक बॉल जैसा शेप है बॉल का, और वहाँ पे पूरा आउटर बॉल का जो एरिया है वो सेल मेम्ब्रेन है। एक्सपेरियल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उसी बॉल के सेंटर में एक छोटा सर्कल है, उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसी बॉल के अंदर बाकी का जो एरिया है, बाकी का अंदर का सेल मेम्ब्रेन के बाद का और न्यूक्लियस के बीच का जो एरिया होता है, उस एरिया का जो जेली सब्सटेंस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब इसमें 3 एरियाज़ हैं। पहला एकदम आउटर लाइन जो है उसे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। उसके सेकंड जो जेली पार्ट है, बीच का जो एरिया है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और सेंटर में एक छोटा सा डॉट होगा, उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। तो ऐसे एक सेल बनता है, और पूरे के पूरे एक सेल से पूरा का पूरा एक सेल जो होता है उस जैसे हज़ारों या फिर लाखों करोड़ों सेल्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर हम एनालाइज करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसे ही चैप्टर एनालिसिस वीडियोस लाती रहूँगी, हर रोज़ मेरे वीडियोस आते रहेंगे। और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करना और मेरे वीडियोस देखा करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।